आया खट 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 सिस्टम ऑन किया, आपका लगाया, सेट किया, आपके यहाँ से चला गया, इसका काम चल रहा है। फिर दूसरी जगह गया, वहाँ गया, किया, चला आया। तो अच्छा, इसको भी लोड नहीं पड़ा। हमारे यहाँ 1 घंटा काम किया तो हमसे 1 घंटे की सैलरी लिया, जिसके यहाँ 2 घंटा किया उसके यहाँ 2 घंटे की सैलरी लिया। हाँ, डेली वेजेज वाला सिस्टम है वहाँ पे, और वीकली सैलरी मिलती है। आप यूएस में अपने वर्क प्लेस पे फोन भी लेके नहीं जा सकते हैं। हमारे यहाँ किसी ऑफिस में, हाँ, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर फोन का वर्क भी है तो कंपनी के फोन रहेंगे, आपको उससे करना है। ये भी रूल है। कोई भी दुकान अगर सामान बेचती है, साफ लिखा रहता है 15 दिन के अंदर आप कभी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, या अपना देके वापस ले सकते हैं पूरा पैसा। रूल है वहां पे कि जितना सेल करेगी दुकान, 15 दिन तक वो पैसा टच नहीं कर सकती है। मान लीजिए मैं किसी दुकान पे, वहां आप अपने जैसे दुकान मत समझिए, वहां पूरे पूरे मॉल है, दुकान पे बोट भी ले लिए, कार भी खरीद लिए, खाने का सामान भी खरीद लिए, बियर भी खरीद लिए, लिकर भी खरीद लिए, स्मोक्स भी ले लिए, पैक्ड खाना, हर चीज एक ही जगह मिल जाएगी आपको। अब वहां से $10,000 की मार्केटिंग करके आप चल दिए। अब हो सकता है कि उसमें से आपको कोई चीज ना पसंद आए, आपको वापस करना है। 15 दिन के अंदर फुल पेमेंट बिना किसी क्वेश्चन। हमारे यहाँ दुकान पे क्या लिखा रहता है? हाँ, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और दुकानदार अगर एक्सचेंज कर दे तो हमें बड़ा एहसान मानते हैं कि चलो यार बदल के दे तो दिया। ये अमेजोन उनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? यूएस से ही तो आया है। आपको ऑनलाइन दे रहा है, उसमें भी बैक ले जा रहा है वापस। कितनी वो मान के, देखो ये बिजनेस टेंडेंसी होती है, वो मान के चलते हैं। ग्राहक 2-4 बार परेशान करेगा, मान लीजिए फुल पेमेंट के साथ। मान लो वो डिलीवर भी किया आपके यहाँ, तो उसकी कॉस्टिंग आई ना, कोई नहीं कटता था पैसा। तो ऑनलाइन में बिल ही बनाना पड़ा ना। ऑनलाइन का कोई भी आप माल मंगा लीजिए, अगले दिन वापस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियंस एक से एक होशियार हैं, वो डाल देते हैं जो मांगे थे वो नहीं आया। आपसे ब्लैक टी शर्ट मंगाएंगे, अपनी ब्लैक टी शर्ट चिपका देंगे सस्ते क्वालिटी वाली। हाँ, हमारा भाई खूब ही सब करता है, उसको भी ऑनलाइन का भूत पकड़ा हुआ है। वो जब से पढ़ रहा है तब से कुछ न कुछ बुक करता रहता है। ऐसे देख रहे थे, अच्छा लग गया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वैजेट उसी के साथ के मेरे पास अभी तक चल रहे हैं। अच्छा देखो, समझ भी होती है, देख रहा है, अरे सिनाइजर का मिल रहा है, सिनाइजर का तो बड़ा महंगा था, 4,000 का आता है, उसमें मिल गया 1500 का, बुक मार दिया। नहीं सही है, वापस कर दिए। अगले दिन बाई बैक गारंटी है। तो बाई बैक गारंटी कहाँ से आई है? हमारे यहाँ तो दुकान पे लिखा रहता है, आज नकद कल उधार, या बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। यही लिखा रहता है ना, सब लोग पढ़े होंगे। उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, यही सब लिखा रहता है हमारे यहाँ। तो उसी हिसाब से बिजनेस फ्रेंडली है ना। वहाँ रूल है, जितना आप सेल करेंगे वो आइटम्स में, जैसे कंज्यूमर आइटम है तो आपको 72 घंटे तक आप उसको एक्सप्रेस में नहीं डाल सकते हैं। उस तरह का तो मैक्सिमम 15 दिन की लिमिट है। कि मैं एक शर्ट खरीद के ले आया, बाद में मुझे टाइट हो गई, मुझे नहीं पसंद है, मुझे उसको वापस कर देना है। ये भी नहीं कि एक्सचेंज करना, पैसे लेने वापस। तो 15 दिन के अंदर मैं कभी भी जाऊँगा, उसको दे के दूसरा ले लूँगा या पैसे ले लूँगा। वो एक बार भी नहीं पूछेगा, बिल दे देना था ये। तो वहाँ जो बता रहे थे आप लोग गाड़ी वाड़ी लेके निकल जाएंगे, सब पूरा अमेरिका घूम रहे हैं ऐसे ही, कहीं लगा दिए गाड़ी, जंगल में लेके चले गए, अपना बड़ा खड़े हैं, कोई झरना वरना, बहुत नेचुरल लाइफ जीते हैं सर। यहाँ जंगल में जा खड़े, पब्लिक ही छीन ले जाएगी। हाँ, यहाँ तो यहाँ साधु महात्मा बन जाओ कि कुछ है ही नहीं, तो लोग दे जाएंगे आपको, बैठा खिलाएंगे। या फिर जंगल में गाड़ी उड़ी ले खड़ा किए,
ट्रैकिंग, उसमें लोकेशन में शो करता कि बाइक आस-पास में, लेकिन एग्जैक्टली बताता था कि सिग्नल इशू था। और उसके बाद हमको 3 घंटा के बाद हम लोग को बाइक मिला था, वो भी कैसा पता है, गड्ढा में घुसा के उसको तोप दिया था, उसके ऊपर पूरा पेड़ उड़ के गाड़ी से ढक दिया था। मेहनती बेचारे थे यार। और एगो 350 तक गायब भी कर दिया, वो मिला ही नहीं बराबर। ठीक, और जो दोस्त जिसका चोरी हुआ बोलता है कि गया था बस, उसको कोई नहीं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, गया तो गया, कर ही क्या सकते हैं। हाँ। नथिंग इन द कंट्रोल। चलिए, आर्टिकल याद है आशिका, एक बार सुना दो बेटा, 5 to 11। यदि स्वेच्छा से कोई दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी अपने आप, यानी कि 2 देश की नागरिकता नहीं रख सकते। सोनिका 1 से 4। गुड। शाबाश। अनुसूची 1 और 4 को व्यवस्थित किया जाएगा। गुड, वेरी गुड। चलिए, नागरिकता से जुड़े अन्य पहलू या अन्य पक्ष। हेडिंग बनाइए, जन्म से प्राप्त एवं अन्य आधारों पर प्राप्त नागरिकता में अंतर। जन्म से प्राप्त एवं अन्य आधारों पर प्राप्त नागरिकता में अंतर। लिखिए, कुछ देश अपने सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देते हैं, जबकि कुछ देशों में जन्म से प्राप्त नागरिकों को जन्म से नागरिकता प्राप्त वाले लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। दिए जाते हैं। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10, अधिनियम 1955 की धारा 10 एक अंतर पैदा करती है। एक अंतर बताती है। कहने का मतलब है कि कोई रजिस्ट्रेशन से नागरिकता लिया है और कोई जन्मजात नागरिक है, तो सामान्यतः अधिकार बराबर है, लेकिन जन्मजात नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार मिल जाता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो जन्मजात नागरिक हो। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। सोनिया गांधी नहीं बनी अलग बात है, लेकिन सपोर्ट पूरा था, चाहती तो बन जाती प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका में रूल है, जन्मजात व्यक्ति ही बनेगा। अमेरिका में पैदा हो, जैसे तुम शिफ्ट कर जाओ और तुम अमेरिकन नागरिकता ले लो, तुम बाकी सब बराबर है, लेकिन तुम कभी भी अमेरिका की राष्ट्रपति नहीं बन पाओगे। लेकिन तुम्हारा बच्चा वहां पैदा हुआ, वो बन जाएगा, क्योंकि वो जन्मजात नागरिक है। तो एक विशेषाधिकार हो गया ना।
उसी तरह भारत में भी अधिकार बराबर है, लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है, नोट करिए। एक अंतर है, लिखे ना, लिखिए। भारत सरकार सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित कर सकती है जो पंजीकरण या देशीकरण के आधार पर नागरिक बने हैं। कर सकती है जो पंजीकरण या देशीकरण के आधार पर नागरिक बने हैं। समझ में आया? जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने वालों को किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला लिखिए, जहाज पर जन्मे व्यक्ति की नागरिकता। अब मान लो ऐसी सिचुएशन हो कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, पानी की जहाज में, हवाई जहाज में उसका बच्चा पैदा हो जाए। हवाई जहाज वाला थोड़ा वो लग रहा है, लेकिन पानी की जहाज में तो हो सकता है। महीनों महीनों चलती रहती है यात्रा। हवाई जहाज में भी हो गया किसी का, क्या कर सकते हैं भाई? वो तो एक टाइम आता है, उसके बाद वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। लेबर पेन हुआ और बच्चा हो गया। एक मैच्योरिटी पीरियड होती है 8.5 महीने की, उसके बाद किसी को कभी भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम माना गया 9 महीना 9 दिन, इतने में बच्चा हो जाता है। अब जैसे पेड़ है, आम पक गया, कभी भी गिर सकता है, तो वही सिचुएशन बच्चा पैदा करने के दौरान भी होती है। कई बार नहीं होता है कि अभी आज डॉक्टर से मिल के ले आए तो डॉक्टर का 3 दिन लगेगा, रात में ही पेन शुरू हो गया, बच्चा हो गया। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी पहली बेटी में, कि दिन में शाम को 4, 5, 6 बजे तो डॉक्टर कह रहा कि हाँ 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगेगा, और रात में 10:30 बजे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी डील नहीं है। कल थे नहीं क्या क्लास में? नागरिकता के 5 ग्राउंड हैं। एक जन्म से प्राप्त नागरिकता, एक वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता, एक देशीकरण के आधार पर। देशीकरण का मतलब कि कोई भारत आया, भारत में रहने लगा और इतना लंबा रह गया कि हमारे जैसा ही हो गया, तो नेचुरलाइज्ड हो गया। अब तुम जाके ट्राइबल में रहने लगो, समझ रहे? और 10-20 साल में पूरे ट्राइबल्स के पैटर्न को फॉलो करने लगो, उन्हीं गांव में उन्हीं तरीके से, उन्हीं जैसे रह रहे हो, वही। तो धीरे धीरे तुम क्या हुए? बिहेवियरली, कल्चरली तुम ट्राइबल हो गए। समझ रहे हो कि नहीं बात? तो उसी तरह से कोई भारत आया और भारत में रहने लगा, इतना लंबा रह गया, फिर गया ही नहीं, यही करने लगा। जैसे आपको एग्जाम्पल दिए थे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा अल्बानिया की लड़की थी, 15-20 साल की लड़की थी, 22 साल की उम्र में भारत आ गई थी, फिर 80-82 साल तक जिंदा रही, अब 60 साल भारत में ही रह गई। कुष्ठ रोगियों की सेवा की, निर्मल सदन नाम की संस्था बनाई, कलकत्ता ही उनका मेन बेस रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या बन गया वो भारतीय हो गई। उन्होंने नागरिकता के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, सरकार ने ऐसे ही दे दिया उनको, देखते देखते नेचुरलाइज्ड। चलिए, हाँ, ये बर्मा कंट्री है, वहाँ पे एक प्रमुख है, इसका घर में इंडिया का बॉर्डर और म्यांमार का बॉर्डर दोनों बीच से जाता है। बहुत से हैं। भारत बांग्लादेश में ऐसे बहुत से घर है। आधा देश बांग्लादेश में, आधा घर बांग्लादेश में, आधा भारत में। देखो,
आप समझो 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वार। 1945 में जाकर खत्म होती है। 1942 में भारत में शुरू हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जिस दिन आंदोलन लॉन्च हुआ उसी दिन पता चल गया रात में कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना है। मतलब मैसेज हो गया था कि अब नहीं रह पाएंगे। तो 42 से 47 का जो टाइम पीरियड है वो ट्रांसफर ऑफ पावर है। अब वो एक भाई आप कहीं हैं, मान लीजिए आप कहीं मकान ले लिया, 20-25 साल 100 साल किराए पर रह गए और अब आप दूसरा मकान में शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक ही दिन में शिफ्ट कर जाएंगे? नहीं ना। तो उसी तरह अंग्रेज तो पूरे देश में थे और एक ही दिन में छोड़ के कैसे चले जाते? भाई अगर पानी की जहाज से जा रहे तो उसकी भी लिमिट है ना। मान लो 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 अंग्रेज रहे होंगे, सबको बैठ बैठ के, सबके बीवी बच्चे परिवार यहाँ थे, सबको लेके जाना है, कैसे चले जाएंगे ऐसे मुंह उठाए? और उधर विश्व युद्ध ने हालत खराब कर दी थी ब्रिटेन की। ब्रिटेन जीत गया अलग बात है, बहुत बहुत भद्द पीटी थी ब्रिटेन की, बहुत मारा था हिटलर, तो स्थिति इनकी खराब कर दिया था। आई बात समझ में? नहीं, एकल नागरिकता ही मिलेगी। भारत में रहेगा तो भारत का, म्यांमार में रहेगा तो म्यांमार का। तो ये जो बाउंड्रीज बनाई गई ये कैसे बनी पता है? ऐसे टेबल पे बैठ के मैप लगा के लाइन खींच दी गई। बाउंड्री ऐसे नहीं बनती, इसीलिए तो विवाद है। आज तक भारत और बांग्लादेश के किनारों में 200 गांव ऐसे हैं कि क्लियर ही नहीं कि भारत में है कि बांग्लादेश में है। यही तो समस्या है। इसीलिए तो बांग्लादेश से लैंड स्वैप एग्रीमेंट हुआ है कि चलो डिसाइड करो, उसमें 85 हम रख रहे हैं, 115 उनको दे रहे हैं, और इसी से ट्रेसपास की समस्या हो जाती है। इधर से उधर घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन, आवागमन, बड़ी समस्या है बेटा। जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं है। चलिए, इस रोचक प्रश्न पर यह निर्धारित किया गया कि जहाज जिस देश में पंजीकृत है, जहाज को उस देश का राज्य क्षेत्र माना जाएगा। जहाज जिस देश में पंजीकृत है, जहाज को उसी देश के राज्य क्षेत्र में माना जाएगा। तथा बच्चे को उसी देश की नागरिकता दी जाएगी। यह जमीन के अधिकार के सिद्धांत को महत्व देता है। नहीं, रुक जाइए, बच्चे को उसी देश की नागरिकता दी जाएगी। यह नियम इंग्लैंड में प्रचलित था। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसके पक्ष में है। में प्रचलित था। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसके पक्ष में है। लेकिन जमीन के अधिकार के सिद्धांत को मानने वाले ये कहते हैं कि जन्म के समय जहाज जिस देश के राज्य क्षेत्र में था, जिस देश के राज्य क्षेत्र में था, उस देश की नागरिकता बच्चे को दी जानी चाहिए।
यह नियम अमेरिका में प्रचलित है। जबकि रक्त के अधिकार को मानने वाले कुछ देश मानते हैं रक्त के अधिकार को मानने वाले कुछ देश मानते हैं कि नागरिकता का फैसला माता पिता की नागरिकता से होगा। जहां तक भारत का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में बच्चे को उस देश का नागरिक माना जाएगा जिस देश में वह जहाज पंजीकृत है। बच्चे को उस देश का नागरिक माना जाएगा जिस देश में जहाज पंजीकृत है। समझ में आया? अब लिखिए राष्ट्रमंडल की नागरिकता, कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल की नागरिकता। पहले ईमानदारी से बताइए, आप लोग में कॉमनवेल्थ कितने लोग जानते हैं? कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल ब्रिटेन की जितनी कॉलोनीज थी, जो लोग ब्रिटेन के गुलाम रहे, उनको मिला के बना है कॉमनवेल्थ। क्योंकि इन देशों का प्रशासनिक ढांचा किसने विकसित किया है? ब्रिटेन ने विकसित किया है। चश्मा लगा लीजिए। आप चश्मा क्यों नहीं लगाएंगे? आदत नहीं है, अभी छूट भूल गई। CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट है। कॉमनवेल्थ अलग है, CIS अलग है। पैसा खर्च किया 2-3 हज़ार, तो अब लगाओ उसको। शुरू में भूल जाता है आदमी। तुमको भी अभी देखो, मखमल वाले कपड़े से उसका ग्लास साफ कर रहे, कुछ दिन तक सब शौक रहता है। उसके बाद हमारे जैसे हो गया साहब। अरे कुछ दिन तक तो मैं तो जब शुरू किया था तो वो उसका वो लेंस क्लीनर भी लाया था, स्प्रे दे के और फिर ऐसे साफ करना। छोटे थे, बड़ा मजा आता था हमको तो। मतलब 9th क्लास में लग गया था चश्मा। हाँ, और उस समय, अब तो ये फाइबर वाले आने लगे ना, उस समय शीशे का ग्लास आता था, रोज टूटता था। और गांव पे रहते थे और जाना पड़ता था गोरखपुर, तो मतलब 80 किलोमीटर दूरी थी, वहाँ जाके चश्मा मिलता था। गांव पे भी मिल जाता था कस्बे में, लेकिन हमारा जो पावर टेक्निकल था -3.25। हाँ, उसके बाद उस शीशे वाला था, कई बार टूट जाता था। अब 9th 10th आप समझ ही रहे हैं। स्कूल का झगड़ा हो गया, क्रिकेट खेले, गिर गया, साइकिल चला रहे हैं, गिर गया, स्कूटर सीख रहा है, चश्मा सबसे पहले टूटता था। कहीं भी झगड़ा हुआ, कोई चश्मा ही खींच लिया। जरूर दिन भर में 4 बार हूटू होता ही था किसी न किसी से। रोज
और हमारे फादर 3-3 4-4 चश्मा लाके बनवा के रखे रहते थे। हाँ, अब उसके बाद में आके बैठ जाता था, अब चलो गोरखपुर, अथवा शहर जाने का भी क्रेज रहता था। हाँ, जाएंगे, घूम के आएंगे, हाँ, खा पी के आएंगे आराम से। तो ये स्थिति थी। छोटे गांव से शहर जा रहे हैं, मज़ा आता था, क्रेज रहता था उसका। उस समय के हिसाब से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी दुकानें दिखती थी। जीन्स वूंस ले लिए, पैंट वैंट ले लिए, जूता वूता ले लिए। एक बार बाटा का जूता खरीदे, तो बाटा का आप लोग दाम सुने हैं ना कैसे रहता है। पहले एक 95 पैसे का भी वो लगा रहता था। तो एक बार जूता लिए 199 रुपये 95 पैसा। बाटा ऐसे ही दाम रखता था, 199 रुपये 95 पैसा। तो एक हमारा दोस्त था, कहे बट तुम्हारे पापा को बेवकूफ़ बना दिया था। हम रहते तो 95 पैसा तो छुड़ा ही लेते। नहीं छोड़ता, वो अपने ब्रांड वैल्यू ऐसे ही बनाए हैं। तो हम आगे बताए कि नहीं, 199 रुपये 95 पैसा का है। तो क्या तुम्हारे पापा को बेवकूफ़ बना दिया। हम रहते तो 95 पैसा छुड़ा लेते। कहीं और लगा दो, चाहे लगाने की बहुत जगह है, लगा दो, यहाँ भी है कहीं, यहाँ लगाते हैं सब। चलो, दिख रहे हैं। नहीं, ठीक है, चलिए आगे। कॉमनवेल्थ की नागरिकता एक विशेष दर्जा है। कॉमनवेल्थ की नागरिकता एक विशेष दर्जा है जो ब्रिटेन द्वारा कॉमनवेल्थ देशों के सदस्यों को दिया जाता है। कॉमनवेल्थ देशों के सदस्यों को दिया जाता है। हालांकि इस आधार पर कोई ब्रिटेन की नागरिकता का दावा नहीं कर सकता। इसमें विभिन्न ब्रिटेन की नागरिकता का दावा नहीं कर सकता। इसमें विभिन्न देश संबंधी नियम, अन्य मामलों में सुविधाएं प्रदान करते हैं। सुविधाएं प्रदान करते हैं। नहीं, कोई कंपलसरी नहीं। हमने उसी को सुविधा दी थी जिन्होंने हमको सुविधा दी थी। एक्सचेंज ऑफर था। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, राष्ट्रीय पहचान पत्र। दो 2003 में संशोधन के माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 14A जोड़ी गई। नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 14A जोड़ी गई। इससे केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह भारत के प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर सकता है। नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर सकता है और प्रत्येक नागरिक के लिए
राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकता है। पहचान पत्र जारी कर सकता है। वास्तव में सरकार आधार कार्ड की व्यवस्था लागू करना चाहती थी, जिसके तहत व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या दिए जाने की योजना थी। विशिष्ट पहचान संख्या, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यही तो है आधार कार्ड। – 2009 में इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना की गई। पहचान प्राधिकरण की स्थापना की गई। विदेशी निवासियों के विशिष्ट दर्जे। तीन तरह का स्टेटस देते हैं हम लोग, एनआरआई, पीआईओ और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवर समुद्र पारी या नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया।
ठीक है, नोट करिए। एनआरआई ये भारत के ही नागरिक होते हैं, अर्थात भारत का पासपोर्ट धारण करते हैं। किंतु ये नौकरी या व्यवसाय के लिए साधारणतः भारत से बाहर रहते हैं। यदि कोई भारतीय लंबे समय तक विदेश में निवास करता है और उसकी मंशा अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की है और उसकी मंशा अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की है, तो उसे अनिवासीय भारतीय का दर्जा दिया जाता है। पानी दे दीजिए। अनिवासी भारतीय का या एनआरआई का दर्जा दिया जाता है। समझ में आ गया? पीआईओ ये भारत के नागरिक नहीं होते। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भारत के नागरिक नहीं होते। ये वे व्यक्ति हैं जो स्वयं या जिनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हैं। किंतु वर्तमान में ये किसी अन्य देश के नागरिक हैं। वर्तमान में ये किसी अन्य देश के नागरिक हैं। नियमों के अनुसार जिन व्यक्तियों के पास कभी भी भारतीय पासपोर्ट रहा है, नियमों के अनुसार जिन व्यक्तियों के पास कभी भी भारतीय पासपोर्ट रहा है या इनके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत या किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी रहा है के द्वारा परिभाषित भारत या किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी रहा है जो बाद में भारत का हिस्सा बन गया हो, तो उस व्यक्ति को तथा उसके वैवाहिक संबंधी स्पाउस तथा उस व्यक्ति को तथा उसके वैवाहिक संबंधी को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है।
ध्यातव्य है पाकिस्तान, श्रीलंका, ध्यातव्य ध्यान देने योग्य बात है, ध्यातव्य है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, एवं चीन के नागरिक हैं या कभी रहे हैं, उन्हें पीआईओ में शामिल नहीं कर सकते। कर सकते। भारत सरकार ने इसके लिए पीआईओ कार्ड जारी किया है। जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं दी हैं। इन लोगों के लिए, इन देशों के लोगों को नहीं दिया जाएगा, इन देशों के लोगों को पीआईओ का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जैसे चीन का नागरिक है, वो कहे कि हम भारत में थे, या सिक्किम भारत में गया है तो हम सिक्किम में थे, हमको भारत की नागरिकता दे दिए, तो उसको नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? इन देशों को नकार दिया गया कि आपको पीआईओ कार्ड नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तो पूरा भारत ही हो जाएगा। इन्हें तुम सबको कार्ड दे दो, सब 1935 से पहले भारत में ही थे। समझ में? अब पाकिस्तान, बांग्लादेश तो भारत से ही निकला है, तो इनको तो पीआईओ इशू की तो सारे के सारे नागरिक भारत के हो जाएंगे। चीन से हमारी बनती नहीं है, म्यांमार से वही हाल है, तो इन लोगों को हमने निगेटिव लिस्ट में डाल दिया है। समझ में आया? चलिए सुविधा लिखिए पहला। हाँ, सुविधाएं भाई, ये पीआईओ कार्ड जारी किया गया है, तो इस पीआईओ कार्ड के तहत क्या सुविधा दी गई है लिख लीजिए। कार्ड धारक बिना वीजा के 15 वर्षों तक भारत आ जा सकते हैं। मतलब आपके पास अगर पीआईओ कार्ड है, आप विदेश में रहते हैं, भारत आना है, तो आपको वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। पीआईओ कार्ड दिखाइए और चले आइए। ठीक है। दूसरा, भारत में प्रवास के दौरान 180 दिन की अवधि तक किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। होता क्या है कि आप विदेश से आते हैं तो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, वहाँ जाके इन्फॉर्म करिए भाई हम भारत आए, हम रह रहे हैं। मान लीजिए आप आए, अमेरिका से गायब हो गए यहाँ पे, तो कैसे खोजेंगे? तो एफआरओ ऑफिस जाओगे। अब आप 4 महीने के लिए आए, तो ऑब्वियस सी बात है 4 महीने कहाँ रहोगे भाई? तो आपने कहा कि हमको गोवा बहुत पसंद है, या किसी ने कहा कि हम आध्यात्मिक टूरिज्म पे आए हैं और एक आश्रम में वहाँ जाके 4 महीने रहेंगे, हम यहाँ फिलॉसफी का ये कोर्स करना चाहते हैं। और आपको लगता है आप ऋषिकेश से जाइए, हजारों की संख्या में भरे पड़े हैं लोग। कोई अध्यात्म सीख रहा है, कोई कृष्ण भक्ति कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है, हजारों लाखों की संख्या में है। तो अब 4-6 महीने की मान लीजिए कि उसके भी पढ़ाई चलती है ना, जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लिए, ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिए, तो प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, जाके बाल काटना बनाना सीखना पड़ता है ना। कोई आर्ट का क्लास आपने कर लिया, केरला का एक मार्शल आर्ट है कलियारी पट्टू, अब सीखने के लिए कोई चला आया। भाई दुनिया भर के फाइटर हैं तो दुनिया भर के मार्शल आर्ट सीखते हैं,
तो जापान जाके अपना जूडो कराटे सीख के आए, चाइना जाके आपका जो तलवारबाजी हो जी है वो सीख के आए, जापान जाके तलवारबाजी सीखे। तो अब उस कोर्स में साल 2 साल लगेगा। अब भारत का कलियारी पट्टू सीखना है, बागी मूवी देखे हो तो जो जहाँ जाता है वही कलियारी पट्टू ही दिखाया गया है आपको, तो वो प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ेगी। अब 6 महीना रहना है आपको भारत में। चाहे अब ऐसे देख लीजिए, मैं आपको पढ़ाने आ गया, 1 महीने से पढ़ा हुआ हूँ। अब मैं मान लो कोई विदेश का आदमी आ गया, मान लो किसी को कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम पढ़ाना है, बेंगलोर में क्लास चल रही है, तो वो जब आएगा तो उसको FRO रजिस्ट्रेशन होता है, ऑफिस जाके इन्फॉर्म करेगा कि सर आई कम फ्रॉम जर्मनी टू टीच पीपल फॉर 3 मंथ्स। तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई ना, कल को आदमी गायब हो जाए मान लीजिए, कैसे पता करेंगे भाई कौन आया था, कहाँ गए थे, कहाँ रहे थे। और PIO कार्ड जिसका जारी होगा उसको ट्रेस करेंगे ना, कि उसका तो डेटा है ना हमारे पास, पुराना डेटा है कि हाँ भाई रांची में रहता था, इसके दादा रहते थे यहाँ, तो खोजेंगे तो मिल ही जाएगा कहीं न कहीं। और आपको लगता है मुगल पीरियड से लेके आज तक की चीज़ें लिखी गई हैं, कैसे पता है इब्न बतूता आया था? पढ़ते हैं ना, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। तो इब्न बतूता आगे किताब लिखता है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था इब्न बतूता, तो मोरक्को से चला आया था। तो अभी भी लोग आते जाते हैं। अब दुनिया बदल गई है, पहले कम लोग थे। वेनसोंग, फाहेयान, इतसिंग, ये सब आए थे कि नहीं आए थे भारत? अब जो आयुर्वेद की ओरिजिनल किताब है वो चाइना में पड़ी है, वेनसोंग ले गया था यहाँ से। हमारी वाली जो थी तो नालंदा वालंदा जला दिया गया, तो लाइब्रेरी ही तो जली थी। कहते 9 मंजिल की लाइब्रेरी थी, 9 मंजिली, 3 पार्ट में बंटी हुई थी, 3-3 फ्लोर का एक पार्ट था। रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोधी, 3 पार्ट में बटा हुआ था नालंदा। उसको देख के बख्तियार खिलजी को लगा था कि ये कोई किला उला है, दुर्ग है, उसे गलती से हमला कर दिया था। और रहते थे साधु सन्यासी, तो किला जीतने के लिए घेर के आग लगा दी गई। 1 महीने तक नालंदा जलता रहा। कितनी किताबें रही होंगी सोच लीजिए। और किताब तो पेपर थोड़े था, तो ताड़पत्र थे, लिखे जाते थे उन पे, भोजपत्र थे। एक महीने तक नालंदा जला था। कितना नॉलेज होता, सोचिए, कितना नॉलेज गायब हो गया ना, जल गया। कौन कौन सी प्रक्रियाएं थी। अब जैसे योग है, योग बेटा आप लोग नहीं देखे, हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में सिखाया जाता था। फिर योग एक टाइम आया कि बिल्कुल गायब ही हो गया। फिर अगर देखा है तो रामदेव ने एक तरह से योग को दोबारा पुनर्जीवित किया। क्या करते हैं रामदेव? योगा ही तो कराते हैं। योग के बहुत से माध्यम थे, और रामदेव जी भी केवल प्राणायाम कराते हैं। तो जैसे 100 चीज थी उसमें से एक चीज थी प्राणायाम। और आपको भले न लग रहा हो, इतना बड़ा ब्रांड उस आदमी ने खड़ा कर दिया, पतंजलि। हजारों करोड़ की कंपनी है पतंजलि, अंदाजा भी नहीं है आपको। चावल, गेहूं, जीन्स, टी शर्ट सब मिल रहा है, सिम तक मिल रहा है जी। BSNL पतंजलि नहीं लिया है। लाखों करोड़ की कंपनी हो चुकी है। एक साधु महाराज खड़ा कर दिए इतना बड़ा, जो अभी 25 साल पहले घूम घूम योग सिखाते थे। खुद रामदेव कहें कि 200 रुपये में चला जाता था कहीं भी सिखाने। फील्ड में बैठ बैठ के, पार्क में बैठ बैठ के रामदेव सिखाए हैं। और आज आप जाइए, आपको अंदाजा भी नहीं है। हरिद्वार जाइए, गुरुकुल कांगड़ी जाके देखिए एक बार। जब आप रुड़की एक जगह पड़ती है, रुड़की से हरिद्वार 35 किलोमीटर पड़ता है, बीच में खाली दोनों साइड पतंजलि दिखाई देगा। क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। अरबों रुपए का जूस और दूध घी बेच देते हैं रामदेव, और तुमको पता ही नहीं है तब। अरबों रुपए का अंतर्राष्ट्रीय फिगर है वो।
दुनिया भर का क्रीम, टूथपेस्ट का मटेरियल उठा के पढ़ लो, लगेगा सवेरे सवेरे मुंह में हवन करने जा रहे हो। आप करती है ना दंतकांति, कभी उसका पढ़िएगा क्या लिखा है। अब पंडित जी से हवन कराने का प्रसाद बनवा लीजिए कि हवन कराने की सामग्री लिख दीजिए और दोनों को पढ़ लीजिएगा, सेम इंग्रेडिएंट। अब वह ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन आप पढ़िएगा उसको, इंग्रेडिएंट सेम है, वही गुग्गुल, जटामासी, धार, धूर, कपूर, लौंग, इलायची सब वही लिखा हुआ है, वही हवन का मटेरियल है, वही दंतकांति का मटेरियल है। आपको अंदाजा भी है कोरोना में कोरोनिल निकाल के कितना कमा गए? क्या था? तुलसी, पुदीना, काली मिर्च का पत्ता। भारत में कोरोना उतना फैटल क्यों नहीं हुआ, उतना जानलेवा क्यों नहीं हुआ जितना विदेशों में हुआ? आयुर्वेदिक नहीं, नेचुरोपैथी है हमारे यहाँ। हमारे घर में जो चीज़ें खाने में इस्तेमाल होती है, बड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उन चीज़ों की। हल्दी, तुलसी लगभग हर घर में है। चबाई लेते हैं एक दो पत्ता, हम लोग विष्णु जी को चढ़ा के लाएंगे, एक आध पत्ता खा ही लेते हैं। सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है तुलसी में। अभी भी गाँव में जाएंगे, अब ना टूथपिक आ गया, पहले खरका होता था। खरका बहुत अच्छी चीज़ थी, हमारे बाबा इस्तेमाल करते थे, हम लोग शौक था, बच्चे थे तो इकट्ठा करते थे। नीम का पेड़ था, नीम के पत्ते जो पतली वाली निकाली जाती थी, पत्ती जिस पे आती है, उसमें से तोड़ के और काट के बंडल बना के रखते थे। हाँ, नीम का तो एक बंडल बना देते थे, 1 रुपया वो दे देते थे। तो अब मतलब वो चीज़ें गायब। अब तो लोग वो टूथपिक ले ली। वो खरका बहुत अच्छी चीज़ थी। आपने खाना खाया, दातून अलग होता है, खरका दांत साफ करने वाला, खोदने वाला। हाँ, नहीं, दातून अलग हो गया। खरका झाड़ू वाला भी होगा, खरका एक दांत खोदने के लिए। जो टूथपिक इस्तेमाल करते हैं आज के डेट में, होटल में जाएंगे, खाने के बाद टूथपिक आ जाती है ना, बहुत गंदी चीज़ है। एक तो इतना कड़ा होता है, पॉइंटेड होता है, वो आपका ब्लड निकाल देगा, आपको पता नहीं चलता है। तो हमारा जो ये मुंह है, मुंह के अंदर इतने एंजाइम रिलीज होते हैं, जो लार बनती है हमारी, बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है। छोटे बड़े चोट लगी है, लार लगा दो, अरे तुमको वो घिन आ रही अलग बात है, उससे बढ़िया एंटीबायोटिक और एंजाइम कोई है ही नहीं। और प्योर एंटीबायोटिक है, तुरंत तैयार हो रहा है, तुरंत इस्तेमाल हो रहा है। भाई हंस लो, अलग बात है। वो प्योर एंजाइम और प्योर लुब्रिकेंट है आदमी का लार, थूक जिसको हम कहते हैं। आपको चोट लग गई, घिस गया, रगड़ गया हो, अब चाट के देख लीजिए। अब ये है कि होगा नहीं। अच्छा, जानवरों को देखे हो, चाट के तो ठीक करते हैं। इंसान भी वही रहा है। अब पढ़ लिख लिए तो गंदा लग रहा है तुमको। चिक चिक करने की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ सब किए हो, ऐसा लग रहा है जादुई चीज कोई बता रहे हैं। सारे लोग किए हैं। हाँ, मेरे मुंह के अंदर एक्सीडेंट हुआ था, मुंह के अंदर 9 टाका लगा था। हाँ, वो नीलगाय मार दी थी बाइक से, बहुत पहले ग्रेजुएशन में थे। अरे ये देखो, यहाँ कटा होगा, हल्का सा गौर करोगे, यहाँ कटा होगा, इन दोनों में यहाँ होगा। पूरी चोट जो थी इतने में थी, जबड़ा टूटा नहीं था। मुंह के अंदर डाल के सिलाई हुई थी, 9 टाके लगे थे। और 3 दिन तक जानते, सूज के इतना ऐसे, इतना ही खुल ही रहा था। 3 दिन तक बकायदे केवल मैं लिक्विड डाइट, वो जो नहीं था, जूस वगैरह, नारियल पानी, ये तो अभी तो बता रहा, अभी तो चेहरा ठीक है, बना के दिखा रहा हूँ। वो थोड़ा सूज के इतना हुआ था। हाँ, अरे यहाँ टिंचर लगे थे, यहाँ टाका लगा था। मैं गिरा, मेरे ऊपर बाइक गिरी, बाइक के ऊपर नीलगाय गिरी, और नीलगाय जैसे खड़ी हुई, सारा लात उसका इसी पड़ा था, धड़ 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 चेहरे पे। आँख वाँख बच गई मेरी। 99 में हुआ था एक्सीडेंट, हमको याद आ रहा है, 2018 या 98 या 99 में हुआ था।
इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। और जितनी चोट थी सिर्फ इतने में। अरे एक मूवी है हॉलीवुड की हेलो मैन, उसमें ना उसका आधा चेहरा गायब रहता, आधा मेरा सेम वही था, यहाँ से यहाँ तक पूरा काला और यहाँ से यहाँ तक एकदम ऐसे ही, लिटरली बता रहे हैं। अरे उस टाइम हमको एक क्रीम दिया था, 150 रुपये की थी, 140 रुपये की, वो 2 ग्राम आती थी, एक बार में पूरा लग जाता था, लेकिन वो 1 हफ्ते में चेहरा सही कर दी। लिटरली बता रहा हूँ, ये पूरा चेहरा काला और ये पूरा चेहरा एज इट इज। हाँ, अजीब लग रहा था देख के। लाइफ में पहली बार था कि हम 4 दिन घर से बाहर नहीं निकले थे। और तुम ही लोग तरह ऐसे अकेले रहते थे, मतलब घर पे नहीं रहते थे। जब सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, तब घर गए, जब स्वेलिंग वोलिंग डाउन हो गई। दोस्तों ने खूब सेवा की थी, बेचारे पता नहीं कहाँ से पैसा चुरा चुरा के लाके जूस पिला रहे थे, और पेट भर नहीं रहा था तो और भूख लग रही थी। और 2 ही चीज़ दिख रहा था, इधर जूस पियो उधर टॉयलेट जाओ। अब पूरी बॉडी वही थी, खाली कुछ खाने का जगह ही नहीं था पेट में। हॉस्पिटल का क्या ग्लूकोज लगाता हूँ, भाग यहाँ से, ग्लूकोज लगाया था। ये है, आगे चलिए। अनिवासी, एक मिनट, इन्हें सभी आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक सुविधाएं दी गई हैं। आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक सुविधाएं दी गई हैं। ये कृषि भूमि को छोड़कर कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं। ये कृषि भूमि को छोड़कर या कृषि संपत्ति को छोड़कर कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चरल लैंड ये लोग नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, ये फ्लैट, बिल्डिंग, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यह एक विशेष दर्जा है जिसे भारत सरकार ने 2005 में देना शुरू किया। जिसे भारत सरकार ने 2005 में देना शुरू किया। इसके लिए नागरिकता अधिनियम में 7A, B, C और D 4 नई धाराएं जोड़ी गई। 7A, 7B, 7C, 7D 4 नई धाराएं जोड़ी गई। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक नहीं है और न ही कभी रहा है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक नहीं है और न ही कभी रहा है, यदि वह निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करता है, यदि वह निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करता है, तो उसे समुद्र पारी या नागरिकता के लिए योग्य माना जाएगा। पहला, समुद्र पारी नागरिकता के लिए योग्य माना जाएगा, एलिजिबल। पहला, वह व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन भारत का संविधान लागू होने के समय या उसके बाद
वह कभी भी भारत का नागरिक रह चुका है, या उसके बाद वह कभी भी भारत का नागरिक रह चुका है। अथवा वह व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन भारत का संविधान लागू होने के समय वह भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता था। लेकिन भारत का संविधान लागू होने के समय वह भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता था। नेक्स्ट, अथवा वह व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक है, किंतु किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, किंतु किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया। 1947 के बाद भारत का अंग बन गया। ठीक है। अथवा उपरोक्त तीनों वर्गों में से शामिल किसी व्यक्ति के बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नातिन, व्यक्ति के बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नातिन, नोट करके लिखिए। नोट, उपरोक्त वर्गों में शामिल व्यक्तियों के, उपरोक्त वर्गों में शामिल व्यक्तियों के बच्चों को भी यह दर्जा प्राप्त है, लेकिन अभी तक यह सुविधा वैवाहिक संबंधी को नहीं दी गई है। वैवाहिक संबंधी को नहीं दी गई है। सुविधाएं लिख लीजिए। इन्हें बहुउद्देशीय जीवन पर्यंत वीजा दिया जाता है, मतलब एक बार में ही लाइफ टाइम का वीजा दे दिए, जितनी बार मन करे आओ, जितनी बार मन करे जाओ। बहुउद्देशीय जीवन पर्यंत वीजा दिया जाता है। कितनी भी अवधि तक भारत में रह सकते हैं। कितनी भी अवधि तक भारत में रह सकते हैं। किसी प्रकार, सभी प्रकार की आर्थिक वित्तीय और शैक्षणिक सुविधाएं दी गई हैं। और शैक्षणिक सुविधाएं दी गई हैं केवल कृषि संपत्ति को छोड़कर। कृषि संपत्ति को छोड़कर, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते हैं, बाकी कुछ भी खरीद सकते हैं। नोट, नोट या नोटी, कुछ विशेष सब बिंदु होता है तो उसको लिख लेते हैं इसे नोट। ध्यान दीजिए। नौ जनवरी 2015 तक
सभी पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड का दर्जा दे दिया गया। पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड का दर्जा दे दिया गया, अर्थात अब दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं। जो विवादास्पद था इस गवर्नमेंट में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, अंतर नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अंतर नहीं है। हाँ, इस संशोधन के अनुसार संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों, मतलब मुस्लिम को छोड़ के सबको, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी एवं ईसाई को अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा। इन प्रवासियों को यह लाभ देने के लिए केंद्र सरकार को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 में छूट देनी होगी। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 में छूट देनी होगी। तीसरा पॉइंट, अधिनियम 1920 में छूट देनी होगी। अगला, यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण और देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन की अनुमति देता है, के द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन की अनुमति देता है। लेकिन इसके लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं। पहला, आवेदन करने वाला व्यक्ति 1 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, या उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, आवेदन करने से पहले एक व्यक्ति
निश्चित समयावधि से भारत में रह रहा हो, समयावधि से भारत में रह रहा हो, या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा हो, और कम से कम 11 वर्ष उसने भारत में बिताए हों। तीसरा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों, बौद्ध और जैनी, पारसियों और ईसाइयों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के लिए 11 साल की अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो 11 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया है। ठीक है, नोट लिखे, नोट। ये प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल, ये प्रावधान संविधान के 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। दूसरा, यह इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा, जैसे अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड, लागू नहीं होगा। जैसे अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। इनर लाइन परमिट जानते हैं कि नहीं? आर्टिकल अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे 19(1)D, उसमें है फ्रीली मूवमेंट इन ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत के नागरिक हैं तो आपका मौलिक अधिकार है कि पूरे भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन फ्रंटियर राज्यों में कुछ जगह इनर लाइन परमिट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। यहाँ जाने के लिए पहले आपको जाके इनर लाइन पास बनवाना पड़ेगा, तब आप जा सकते हैं। उसी को इनर लाइन परमिट बोला जाता है। अब इनको लेके कुछ थोड़ा डिस्प्यूट भी हो, विवाद भी हुए। जैसे कहा गया कि मुस्लिमों को ये अधिकार नहीं दिया गया, तो भारत सरकार ने साफ तौर पे कहा कि भाई देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य हैं, तो तीनों अगर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं तो ये मुस्लिमों को यहाँ उत्पीड़ित नहीं माना जा सकता। अन्य धर्म के लोगों को मानेंगे कि उत्पीड़न हुआ, लेकिन मुस्लिमों का नहीं मान सकते। समाप्त। नागरिकता का चैप्टर बेटा समाप्त। क्या चीज?
क्या हो गया? तुम लड़ कहाँ रहे हो? अरे भाई बहन है, मैं जान रहा हूँ, तो उसमें लड़ने की क्या जरूरत हो गई? प्रूव करोगे क्या कि हम लोग सच्चे भाई बहन हैं? मार पीट के एक दूसरे के पहले सर फोड़ देंगे। ये तुमसे बड़ी है ना, तब तो बहुत ज्यादा बोल ले रहा है ये। सही बता रहे हैं। हमारी बड़ी बहन है, मार के रोना भी शुरू कर देती है। हाँ, जब हम लोग छोटे थे अपने मारती थी, अपने रोना शुरू कर देती थी। चलिए एक बार रिकॉर्डिंग के लिए बोल दूं नए सिरे से। अब आपका मेन चैप्टर शुरू होने जाए तो भाग रही हो।